नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार कहा था कि शासन करने वाला व्यक्ति या तो सभ्य होता है या साहसी। लेकिन चंद्रशेखर के साथ दिक्कत ये थी कि वे एक ही साथ सभ्य भी थे और साहसी भी। चंद्रशेखर भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में उनके समकालीन अपने आलेखों में, जीवनियों में, आत्मकथाओं में, संस्मरणों में बार बार ये लिखते हैं कि उन्हें लंबा समय मिलता तो वो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री के रूप में उभरते। लेकिन कई बार इतिहास ऐसे ही अफसोस और काश के बीच सिमट कर रह जाता है। राजनीति चंद्रशेखर के लिए जीवन का 10% ही सिद्धांत था, 90% वो इस व्यवहारिकता में जीते रहे जिसकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के रूप में जब पहली बार वो मुंबई पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में मुख्यमंत्री की हैसियत से शरद पवार खड़े थे। पवार अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं कि विमान से बाहर आकर जब चंद्रशेखर वहां पहुंचे जहां कारों का काफिला उन्हें लेकर राजभवन जाने वाला था कि अचानक उन्होंने पूछा कि गामा कहाँ है, उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। ये एक प्रधानमंत्री का आदेश था। जो अधिकारी उनके स्वागत में खड़े थे वो हक्के बक्के रह गए क्योंकि वो जानते नहीं थे कि गामा है कौन। लेकिन वहां मौजूद एक ड्राइवर गामा को जानता था और वो पीछे कहीं खड़े गामा को खींचकर चंद्रशेखर के सामने ले आया। अपने स्वाभाविक गर्मजोशी वाले अंदाज में चंद्रशेखर ने कहा कि गामा तुम कैसे हो, बहुत समय बाद तुमसे मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा, यहाँ मेरे पास आओ। बेचारे गामा की सिट्टी पिट्टी गुम। लेकिन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने गामा के कंधे पर हाथ रखा और फोटोग्राफरों से कहा कि अब लो तस्वीर। वो गामा शरद पवार का प्राइवेट ड्राइवर था जो पहले कभी मुंबई जाने पर चंद्रशेखर को अपनी गाड़ी में कहीं लाता ले जाता था। शरद पवार लिखते हैं कि चंद्रशेखर संबंधों के निर्वाह में प्रधानमंत्री पद के प्रोटोकॉल की भी परवाह नहीं करते थे। संबंधों में सहजता चंद्रशेखर की राजनीतिक कामयाबी में अक्सर बाधक बनती रही। अपनी आत्मकथा में पवार लिखते हैं कि चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने के एक दिन पहले यानी कि 9 दिसंबर 1990 को वो अपनी पत्नी प्रतिभा, बेटी सुप्रिया और बेटी के तब के मंगेतर सदानंद सुले के साथ चंद्रशेखर को बधाई देने के लिए पहुंचे। पवार लिखते हैं कि चंद्रशेखर सुप्रिया को बचपन से ही बहुत मानते थे। सुप्रिया ने उनसे कह दिया कि अंकल क्या आप कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद हमारे साथ लंच कर सकते हैं। चंद्रशेखर ने बिना एक पल गंवाए कहा कि क्यों नहीं, कल मैं आऊंगा। पवार लिखते हैं कि सवाल में जितनी मासूमियत थी उतनी ही जवाब में भी थी। चंद्रशेखर संबंधों के मामले में कभी भी डिप्लोमेटिक नहीं होते थे, इसलिए जो कहा उस हिसाब से अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो सीधे महाराष्ट्र सदन पहुंचे जहां हमारे साथ लंच किया। लेकिन इससे राजीव गांधी के दिमाग में उनके समर्थकों ने ये बात भर दी कि चंद्रशेखर शरद पवार के साथ मिलकर उनके खिलाफ तिकड़म की शुरुआत कर चुके हैं। अब चंद्रशेखर की शख्सियत का ये पहलू भी देखिए कि जिस इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर को इमरजेंसी के दौरान 19 महीने तक जेल में रखा, उनके साथ भी चंद्रशेखर ने व्यक्तिगत दुश्मनी का भाव नहीं रखा। जनता पार्टी परिवार में वो जयप्रकाश नारायण के बाद दूसरे नेता थे जिसने 1977 में इंदिरा गांधी की हार के बाद उनके घर जाकर उनका हाल चाल लिया था। अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में चंद्रशेखर लिखते हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद मैं एक बार इंदिरा गांधी से मिला। उन दिनों इंदिरा जी सफदरजंग की अपनी सरकारी कोठी में ही थी। मैंने इंदिरा जी से पूछा कि आप कैसे हैं। हताश निराश इंदिरा गांधी ने करुणा भरी निगाहों से मेरी ओर देखा और मुझसे पूछा कि आप कैसे हैं। बात करते हुए मैंने महसूस किया कि वो परेशान हैं। फिर बताया कि उन्हें अपनी और अपने परिवार की चिंता सता रही है। इंदिरा जी ने कहा कि उन्हें लोग आकर बताते हैं कि संजय गांधी को जलील किया जाएगा, दिल्ली में घुमाया जाएगा, मुझे मकान नहीं मिलेगा, हमारी सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा था कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि मोरारजी देसाई और चरण सिंह ऐसा व्यक्तिगत दुर्भावनापूर्ण कदम उठाएंगे। इसलिए चंद्रशेखर इंदिरा गांधी से मिलने के बाद सीधे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिलने गए। मोरारजी से उन्होंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मकान नहीं देंगे क्योंकि ये नियम में नहीं आता। चंद्रशेखर अपनी किताब जिंदगी का कारवां में लिखते हैं कि मैंने मोरारजी भाई को बताया कि जाकिर हुसैन, लाल बहादुर शास्त्री, ललित नारायण मिश्र के परिवार को मकान मिला हुआ है। मोरारजी ने कहा कि मैं उनका भी कैंसिल कर दूंगा।
फिर मैंने उनसे कहा कि जिस परिवार ने स्वराज भवन और आनंद भवन देश को दे दिया, जो महिला 11 साल प्रधानमंत्री रही, उन्हें रहने के लिए आप मकान तक नहीं देंगे। बहुत बहस के बाद उन्होंने कहा कि जब आप कहते हैं तो मकान दे दूंगा। अपनी आत्मकथा द रिलेंटलेस में चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा एक किस्सा लिखते हैं। 1987 में राजस्थान में रूप कंवर नाम की एक महिला ने अपने पति की चिता पर जलकर जान दे दी। अचानक राजस्थान के एक तबके में वो जगह सती माता के रूप में मशहूर हो गई। भक्ति में डूबे लोग वहां जाने लगे। क्षत्रिय समाज के लोग उसमें सबसे आगे थे। उस वक्त राजस्थान में जनता पार्टी के एक बड़े नेता कल्याण सिंह कालवी थे, जिन्होंने सती माता के रूप में उस घटना का महिमा मंडन किया। महिमा मंडन ही नहीं किया, बल्कि उस समाधि पर मत्था टेकने भी गए। चंद्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। पार्टी के अंदर समाजवादी खेमे में खलबली और आक्रोश मच गया। जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, सुरेंद्र मोहन और गुरुपद स्वामी जैसे ठेठ समाजवादी नेता कालवी को पार्टी से बाहर निकालने की मांग करने लगे। सती प्रथा के खिलाफ तो पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर भी थे, लेकिन वो कालवी को पार्टी से बाहर निकालने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें डर था कि कहीं इस चक्कर में पार्टी टूट ना जाए। इसके लिए संसद भवन एनेक्सी में जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में कालवी भी आए, जिनकी आलोचना उनके मुंह पर होती रही, लेकिन वे शांत बैठे थे। बैठक बहुत तनावपूर्ण थी, जिसमें सिर्फ समाजवादी पृष्ठभूमि के ही नहीं, बल्कि दूसरे सदस्य भी कालवी के इस्तीफे पर तुले हुए थे। लेकिन अध्यक्ष की हैसियत से चंद्रशेखर ने सबको सुना और सबको बोलने का मौका भी दिया। फिर सबको समझाया कि कालवी को पार्टी से निकाल देंगे तो राजस्थान में मुश्किल हो जाएगी। फिर सहमति इस बात पर बनी कि मीडिया में एक बयान दिया जाएगा जिसमें सती प्रथा की निंदा की जाएगी, लेकिन कालवी को पार्टी से निकाला नहीं जाएगा। सबने राहत की सांस ली, लेकिन चंद्रशेखर ने कुछ ज्यादा ही राहत की सांस ले ली। उन्होंने चुटकी ली कि देखो सब ठीक ठाक हो गया ना। कुछ लोग समझते थे कि समाजवाद खतरे में है। फिर क्या था, बनी हुई बात बिगड़ गई। सुरेंद्र मोहन हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने चंद्रशेखर पर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा कि क्या मतलब है इसका? क्या हम लोग समझते हैं कि समाजवाद खतरे में है? चंद्रशेखर के लिए भी असहज स्थिति थी। फिर भी मुस्कुराते हुए और खेद जताते हुए वो सुरेंद्र मोहन से ये कहते रहे कि अरे भाई, मैंने तो माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए कहा था, आप इसे अन्यथा मत लीजिए। सुरेंद्र मोहन नहीं माने, बल्कि दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगे। यशवंत सिन्हा अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि वो लपक कर आगे बढ़े और सुरेंद्र मोहन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उन्होंने सुरेंद्र मोहन को समझाया कि बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, आप ऐसे जाएंगे तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। सुरेंद्र मोहन मान गए। बात वहीं ठहर गई। अब कोई दूसरा अध्यक्ष होता तो बदला लेने में जुट जाता, लेकिन यशवंत सिन्हा बताते हैं कि कुछ समय बाद बेंगलुरु में पार्टी की बैठक हुई। वहां चंद्रशेखर को पता चला कि ट्रेन में सुरेंद्र मोहन के सारे सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। उनके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। चंद्रशेखर वहीं पार्टी बैठक वाले हॉल के गेट पर बैठ गए और जो भी आता उससे 10, 20, 50 रुपए लेने लगे। वो पैसा उन्होंने किसी को दिया कि जाओ और सुरेंद्र मोहन के लिए कुछ कपड़े और जरूरी सामान खरीद लाओ। चंद्रशेखर की सहजता और उदारता अगर एक पार्टी अध्यक्ष के रूप में पार्टी के दूसरे नेताओं के प्रति रही, तो यही उदारता प्रधानमंत्री के रूप में साथ काम करने वाले मंत्रियों और नौकरशाहों के प्रति भी रही। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री रहते वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे एसके मिश्रा अपनी आत्मकथा फ्लाइंग इन हाई विंड्स में एक घटना का जिक्र करते हैं। मिश्रा लिखते हैं कि मैं चंद्रशेखर के साथ 7 रेस कोर्स रोड पर था, जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास था। चंद्रशेखर उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने दफ्तरी कामों के लिए ही करते थे। वह हैदराबाद हाउस में जाने की जल्दी में थे, जहां अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के लिए उन्हें भोज देना था। चंद्रशेखर बिल्कुल साफ कपड़ों में थे। धोती कुर्ता के ऊपर सदरी भी सफेद थी। वो बहुत जल्दी में थे, लेकिन मैंने कुछ जरूरी फाइलों पर उन्हें दस्तखत करने की विनती की। उन्होंने कलम मांगी। मैंने अपना फाउंटेन पेन निकाला और ये देखने के लिए कि वो चलती है या नहीं उसे झटका, तो सारी स्याही चंद्रशेखर की सदरी पर फैल गई। मैं सहम गया, क्योंकि मुझे लगा कि अब डांट ना पड़ जाए। लेकिन चंद्रशेखर ना गुस्से में आए ना खिन्न हुए। उनके पास इतना समय भी नहीं था कि अपने साउथ एवेन्यू वाले घर में जाकर नया जैकेट पहन सके। तो उन्होंने वहीं अलमारी में तलाश किया तो एक मुड़ा तुड़ा पुराना जैकेट मिल गया। चंद्रशेखर ने उसे ही पहना और हैदराबाद हाउस के लिए निकल गए। एक बड़े आदमी से उस दिन मैंने सीखा कि छोटों की गलती को कैसे माफ किया जाता है,
मैं खुद उनकी जगह पर होता तो ऐसी गलती करने वाले को मार डालने वाला भाव मेरे अंदर आता। एसके मिश्रा ने नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव तक तमाम प्रधानमंत्रियों को नजदीक से देखा था या काम किया था। कई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ काम किया था, लेकिन उनका मानना है कि चंद्रशेखर वाली बात किसी और में नहीं थी। वो राजनीति और कूटनीति की पेचीदगियों से निकलकर मानवीय आधार पर समस्याओं का हल ढूंढते थे। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री रहते स्वीडन के कुछ इंजीनियरों को आतंकवादियों ने कश्मीर में अगवा कर लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्हें रिहा भी कर दिया गया। तब किसी को पता नहीं चला था कि हुआ कैसे, क्योंकि उस समय एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने इसे राजनीति और कूटनीति का सवाल बनाने की जगह कुछ लोगों की जान का सवाल बनाया और मीडिया में जाने की जगह कोई और रास्ता अपनाया था। अपनी आत्मकथा फ्लाइंग इन द हाई विंड्स में एसके मिश्रा लिखते हैं कि कश्मीर में स्वीडिश इंजीनियरों के अगवा होने के बाद स्वीडन के राजदूत ने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात की। चंद्रशेखर ने राजदूत से सहानुभूति जताई, लेकिन यह भी कहा कि इस मामले में बहुत मदद कर सकूंगा ऐसा नहीं दिखता। तब राजदूत चले गए तो चंद्रशेखर ने मुझसे कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो जो हुआ वो बहुत खराब है और इसमें हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने तुरंत हॉटलाइन पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन किया। मजाकिया लहजे में चंद्रशेखर ने शरीफ से कहा कि भाईजान आप ये क्या बदमाशी कर रहे हैं। हक्के बक्के शरीफ ने पूछा कि भाई साहब मैंने क्या किया है। तब मिश्रा ने दोनों की बातचीत सुनी। उसे अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि चंद्रशेखर ने कहा कि आपने क्या किया है, आपने कुछ निर्दोष स्वीडिश इंजीनियरों को अगवा कर लिया है। शरीफ ने कहा, ओह इसके बारे में मैंने भी सुना, बहुत बुरा हुआ, ये आतंकवादियों का काम है और इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा कि भाईजान ये मीडिया में कहने सुनने के लिए सही हो सकता है, लेकिन हम दोनों ही वास्तविकता को जानते हैं और हमें मानवीय कारणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं प्रेस में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक दोस्त होने के नाते आपसे उम्मीद करता हूं कि इंजीनियर रिहा हो जाएं। मिश्रा लिखते हैं कि इसके कुछ ही दिनों बाद सभी इंजीनियर रिहा हो गए। चंद्रशेखर ने स्वीडिश राजदूत को यह भी बताने की जहमत नहीं उठाई कि उन्होंने कैसे ये काम किया है, ना ही दूसरे प्रधानमंत्रियों या नेताओं को चिढ़ाने के लिए और लोगों के बीच अपनी छवि को चमकाने के लिए अपनी इस पहल को बेचा। आमतौर पर किसी नेता के लिए प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन उस पद को छोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल काम। लेकिन चंद्रशेखर के लिए प्रधानमंत्री पद को छोड़ना सबसे आसान काम रहा। वो सिर्फ 7 महीने तक ही भारत के प्रधानमंत्री रहे और जब उनसे इस अल्पावधि के बारे में किसी पत्रकार ने पूछा तो उनका जवाब था, माउंट एवरेस्ट पर कोई घर बनाने के लिए नहीं जाता। बोले भारत में आज इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।